इस मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत ही सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। पवन गोयल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है बीजेपी से। आशीष सैनी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है कांग्रेस से। निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निरंजन पोद्दार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं उनसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि इतने सालों से वो पत्रकारिता कर रहे हैं, आज हम उस दौर में आ गए हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक जमाने में हुआ था, लेकिन अब फिर से हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है उस जमाने में और अब में वही परिस्थिति है, वही अब बदलाव की जरूरत है, इस वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देश के लिए कितना सही है? क्या वाकई जो बातें रखी जा रही हैं कि इससे कहीं ना कहीं विकास को गति मिलेगी, हम अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे देश पर, ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए काजल नारायण जी, हर पहलू के दो पक्ष होते हैं और मैं यहाँ पे तीन पक्षों की बात करूंगा। पहला पक्ष जिस तरीके से अपोजिशन इस चीज का विरोध कर रहा है, तो मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी और बढ़ा देता हूँ कि सन 1982 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो आज कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस आई यानी कि कांग्रेस इंदिरा, इसको आईएलसी कह लीजिए, कांग्रेस स्वयं सन 1982 में चुनाव आयोग से सलाह दी थी और 1982 के अंदर भी चुनाव आयोग ने यही मंत्रणा कही थी कि यही अवधारणा दी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद भी चर्चा चली 1999 के अंदर भी। लेकिन आज की तारीख में जो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि अगर मान लीजिए हम कोई भी एक देश के सुधार के लिए, देश के विकास के लिए, या जिसको कहते हैं प्रजातंत्र के अंदर और ज्यादा बेहतरी हो, उसके लिए अगर कोई एक सब्जेक्ट लेके आते हैं या कोई एक विचार लेके आती है, कोई भी लेके आए, पक्ष लेके आए, विपक्ष लेके आए, सरकार लेके आए, कोई भी लेकर के आए, तो उसके ऊपर मेरे हिसाब से सबसे पहले उसके ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है? आज की तारीख में ये हो रहा है कि अगर एक पक्ष लेके आता है, दूसरा पक्ष बिना सोचे समझे, बिना नफे नुकसान के, और उसको सीधा और उसके विरोध में उतर जाता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये वो स्थिति है कि अपने दल राजनीति के हित को देश हित से ज्यादा सर्वोपरि मानने वाले लोग इस तरीके का मेरे हिसाब से नीति रखते हैं। तो वो ऐसी स्थिति होती है कि कोई भी चीज हो उसकी बिना सोचे समझे, बिना उसका जानकारी, बिना गुणा भाग, बिना चर्चा के सीधा केवल हमें नहीं चाहिए, ये हम विरोध करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे हिसाब से राजनीतिक हित से पहले देश हित सर्वोपरि होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे दो पक्ष बनते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन फायदेमंद हमारे लिए फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है, व्यवहारिक है या अव्यवहारिक। अब यहाँ के दो बिंदुओं पे बात है काजल जी। पहली बात, फायदा और नुकसान की करूं तो मेरे हिसाब से फायदे ज्यादा है, नुकसान की कहीं मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। फायदे के अंदर जितने फायदे अभी तक गिनाए जा चुके हैं, उसके अलावा एक और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक समझ लीजिए विभाजनकारी राजनीति होती है, कहीं ना कहीं उस विभाजनकारी राजनीति के ऊपर भी अंकुश लगेगा। वो इसलिए कह रहा हूं कि जब एक बार 5 वर्ष के अंदर चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद में सारी राजनीतिक पार्टियां मेरे हिसाब से 4 वर्ष के लिए कहीं ना कहीं अपने काम धंधे में लग जाएंगे। उसके बाद में ऐसा नहीं होगा कि आज हरियाणा में चुनाव है तो फिर पोलराइजेशन का गेम चल रहा है, कल को महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो सोशल मीडिया के अंदर फिर पोलराइजेशन का गेम चलेगा, बंगाल में चुनाव होंगे फिर पोलराइजेशन का गेम चलेगा। तो जिस तरीके से 365 दिन और 5 वर्ष लगातार चुनाव चलते रहते हैं, तो इससे देश के अंदर जो विभाजनकारी नीति है वो उसको भी राजनीतिक दल जो है राजनीति उसको बढ़ावा देती है। वो इस पक्ष की है, उस पक्ष की, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। जो तो मेरे हिसाब से उसके अंदर एक वो भी बहुत बड़ा आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक है या नहीं है, किस चीज के ऊपर अगर मैं चर्चा करता हूं तो काजल जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो आपको, जैसे अभी जी ने बताया, उनकी काफी बातें मैं सहमत हूं कि पहली बात तो जो लोक अधिनियम 1951 के अंदर जो धारा 356 है, उसके अंदर बड़ा संशोधन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में जो धारा 72 और धारा 74 है, उसके अंदर जो राज्य सरकारें हैं उनका जो कार्यकाल निर्धारित किया हुआ है, उनका जो संचालन का जो समय, उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। उसके बाद में 82 और 84 यानी कि संविधान की जो हमारी अवधारणा है उसके अंदर एक बहुत मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए पक्ष और विपक्ष अगर सहमत हो तो मेरे हिसाब से ये समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से वैमनस्य की राजनीति चल रही है, इसमें मुझे व्यवहारिक लग नहीं रहा। और इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से 2 राष्ट्रीय पार्टियां हमारे यहाँ मुख्य रूप से मानी जाती है, कांग्रेस और बीजेपी,
बीजेपी। और जो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ये मूव जो है कहीं ना कहीं लाभ देने वाला होगा। विशेषकर जो आज कांग्रेस की स्थिति है, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को इसमें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टियां हमारे देश में उत्पन्न हुई हर एक राज्य के अंदर, और जो हमारे संघवाद का जो कपूर क्षेत्रीय पार्टियां इसके अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं लूजर महसूस करेंगी, मुझे नहीं लगता वो सहमत हो पाएंगी। क्योंकि अभी जिस तरीके से आज मैं देख रहा हूं कि जो सरकार है उसकी सहयोगी पार्टी है टीडीपी, उनका वो भी अपनी इस चीज के ऊपर साइलेंट है। उनका ना तो हाँ का जवाब आया ना का जवाब आया, यानी कि वो भी अपनी राजनीतिक बड़ा भाग को लगा रहे हैं, अपना नुकसान को लगा रहे हैं। तो ये व्यवहारिक कितना होगा? आप इसके अंदर एक चीज जरूर है, कई जगह हमने ये भी सुनी है, जैसे आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब वो नाम में भूल रहा हूं चुनाव आयोग वहां पे मीटिंग ले रहे थे, वहां पे एक बालक ने कहा था, वो बात मुझे याद आती है कि जब देश में चुनाव होता है, गरीब की थाली में पुलाव होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा इस चीज का जरूर एक फर्क पड़ेगा। क्योंकि चुनाव के हिसाब से जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां थोड़ा सा जनता को अपना माहौल बनाने के लिए, आपने कई बार देखा होगा कि कई राज्यों के अंदर चुनाव होता है, तेल की कीमतें, पेट्रोलियम की कीमतें कंट्रोल होती है, और जैसे ही चुनाव परिणाम आता है पेट्रोलियम की कीमतें उसके बाद भी खोल दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चेक एंड बैलेंस के ऊपर ये व्यवहारिक कितना होगा नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें इसके ऊपर मेरे को लगता है कि लंबी डिबेट होनी चाहिए। और जो विपक्ष है, विपक्ष को भी एक सकारात्मक रूप से इस चीज के ऊपर डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए। और अगर व्यवहारिक हो और देश के लिए फायदेमंद हो, तो निश्चित रूप से वहां पे अपने राजनीतिक नफे नुकसान को छोड़कर मेरे हिसाब से देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। मेरा तो इतना सा ही मेरी तो किसी समझ नहीं। ठीक है निरंजन पोद्दार साहब, क्लियरिटी कैसी आएगी? बार बार क्योंकि राहुल तालान जी लगातार यही पूछ रहे हैं हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ कि क्लियरिटी कहाँ है। आप बताइए क्लियरिटी कहाँ से आएगी, कैसे? जी देखिए काजोल जी, अलग अलग बिंदु, और मेरा ये मानना है कि अगर दो चीजों को अगर आप एक साथ मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस चीज का स्वरूप बदल जाता है। अभी जिस तरीके से मैं तमाम चर्चाएं सुन रहा था, देखिए पुलिस सुधार, निश्चित रूप से पुलिस सुधार आवश्यकता है, कानून सुधार को उसके लिए तो जहां तक मेरी जानकारी है सरकार जो है न्याय संहिता और ये जो 3 बिल पिछले सत्र के अंदर पास कर चुकी है, मतलब पिछले योजना के अंदर वो कंप्लीट कर चुकी है, और वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से अप्लाई हो भी रहा है। कानून सुधार के हिसाब से की बात करूं, अब वो कितना अच्छा होगा नहीं होगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम चुनाव एक देश एक चुनाव की। तो काजोल जी मैंने आपको अपने प्रारंभ में ही बताया था कि ना तो मैं इस चीज को आज स्वीकार करने के पक्ष में हूं और ना इस चीज को अस्वीकार यानी रिजेक्ट करने के पक्ष में हूं। मैं आज ये कह रहा हूं कि अगर देश के हित के लिए कोई चीज, कोई अवधारणा निकल करके आई है तो उसके ऊपर बैठ करके विमर्श होना चाहिए। उसके अंदर जो विसंगतियां है उन विसंगतियों को भी कहीं ना कहीं समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए और उसके ऊपर एक आम राय बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दल अपने राजनीतिक नफे नुकसान को ज्यादा वरीयता देते हैं देश के नफे नुकसान से ज्यादा, यानी कि देश बाद में और अपना राजनीतिक नफा नुकसान पहले, मैं इस चीज के खिलाफ हूं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी चीज के ऊपर बिना मंत्रणा के, बिना सोच विचार के, बिना उसके ऊपर चर्चा के और हमने सीधा कह दिया कि नहीं ये तो रिजेक्ट है, हम इसके विरोध में, तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं या तो आप पहले से इतने ज्ञानी है, इतने आप ज्ञानी महान ज्ञानी है कि आपको सारी चीजों का पहले से ही पता होता है। दूसरी बात किसी भी एक नतीजे पर पहुंचने से पहले अभी, क्योंकि बहुत यह आज की बात नहीं कि आज मंजूरी मिल गई कैबिनेट से, शीतकालीन सत्र जब होगा उसमें अगर मंजूरी मिल गई तो हो गया कि अब चलिए अगला चुनाव जो है वो हम एक वन नेशन वन इलेक्शन के तहत करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत प्लानिंग को धरातल पर उतारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। माफ कीजिएगा समय कम है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।